नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर एक खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं एक एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम जो मौजूद है उससे एक एक अपडेट भी जानते हैं। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, दिल्ली में अब विकास का बजट जल्द पेश होगा। 24 से 26 मार्च के बीच में ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बार जो दिल्ली का बजट होगा वो अपने आप में बेहद ही खास होगा, क्योंकि दिल्ली वाले ही इस बजट को बनाने के लिए अपने अपने सुझाव देंगे। क्या है पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा से जुड़ी हुई। जी हां, रोहित शर्मा को लेकर एक कमेंट किया गया, विवादित कमेंट, और इस कमेंट को लेकर अब कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या किया है वो कमेंट और किस तरीके से बीजेपी है हमलावर, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। यूक्रेन के समर्थन में यूरोप इस वक्त आ चुका है। जी हां, जहां एक तरफ ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं चीजें नहीं बनी और तनाव भी लगातार बना हुआ है, और ऐसे में अब यूरोप जो है वो यूक्रेन का समर्थन दे रहा है और साथ ही मदद की भी घोषणा की गई है। बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो है ऑस्कर से जुड़ी हुई। जी हां, ऑस्कर में अब जो अवार्ड हैं वो वितरित किए जा चुके हैं और किस किस कैटेगरी में किन किन को ये अवार्ड वितरित किए गए हैं, किस किस ने ये अवार्ड जीते हैं, बताएंगे विस्तार से आपको पूरी सूची के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की खबर के साथ। जी हां, जहां दिल्ली में नई सरकार अपना पहला बजट लेकर आ रही है। 24 से 26 मार्च के बीच ये बजट पेश होगा और इस बजट से पूरी दिल्ली को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से ही बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। दिल्ली वाले अपने सुझाव मेल या फिर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और इसके अलावा आगामी 5 मार्च को विभिन्न महिला संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है बजट पर चर्चा के लिए। इसके अलावा 6 मार्च को व्यापारिक समुदाय के लोगों के साथ भी चर्चा होनी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि यह बजट दिल्ली के विकास का बजट होगा। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार को बजट बनाने के लिए कई चुनौतियों का भी सामना करना होगा और उन्हें भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को भी पूरा करना है। साथ साथ दिल्ली का बजट सरप्लस बजट बनाए रखने की भी चुनौती है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त कुछ बिंदुओं पर इस खबर से जुड़े हुए। तो जी हां, विकसित दिल्ली का ये बजट इस बार का होगा। 24 से 26 मार्च के बीच ये बजट पेश किया जाएगा और इस बजट को लेकर के इस बजट में दिल्ली वालों की भी भागीदारी होगी। और ये भागीदारी होगी मेल और व्हाट्सएप के जरिए, यानी कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जो जनता है, वो बजट में शामिल करने के लिए अपने सुझाव जो है वो ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भेज सकती है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस बजट के जरिए जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करने का लक्ष्य इस वक्त दिल्ली सरकार का है। साथ ही सभी वर्गों के विकास के लिए संकल्पित है। इसमें कहा गया है कि इस बार का जो बजट होगा दिल्ली का वो हर एक वर्ग के लिए होगा। समाज के सभी वर्गों के सुझाव इस बजट में शामिल किए जाएंगे। हालांकि दिल्ली वालों की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को इस वक्त। इसके साथ ही हम देखें तो महिला संगठनों से भी इस बजट को बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। बजट में विकास का भी एक नया अध्याय कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो लगातार दिल्ली में अगर हम देखें तो नई सरकार के गठन के बाद अब ये पहला बजट, और पहले बजट से दिल्ली की जनता को काफी सारी उम्मीदें भी हैं। और भाजपा सरकार लगातार कह रही है कि हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी के साथ रेखा गुप्ता की तरफ से बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर
9999962025। व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है, जहां पर गिर नेशनल पार्क में वो जंगल सफारी करते हुए नजर आए। जंगल सफारी का आनंद उन्होंने लिया और इस दौरान की बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी हम सभी के सामने अब आ चुकी हैं।
तो आज विश्व वन्य जीव दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आए और उसी दौरान की ये तस्वीर आपके साथ में साझा की। इसी के साथ वापस रुक करेंगे अपनी खबरों का, जहां इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ दिल्ली के बजट सत्र को लेकर। 24 तारीख से ये बजट सत्र शुरू होने वाला है और गिरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, 24 से 26 तारीख तक यानी कि 3 दिनों का में बजट ये पेश किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बार जो बजट है उसमें दिल्ली वालों का भी सुझाव लेने की बात कही गई है व्हाट्सएप और मेल के जरिए। उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए और साथ ही आज का विधानसभा का जो सत्र रहा उसके बारे में भी। देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आज की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली विधानसभा सत्र का आज इस सेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में जो है सुबह की अगर बात की जाए तो पहले 280 के तहत चर्चा की गई और उसके बाद जो सीएजी की रिपोर्ट 28 तारीख को हेल्थ विभाग की सदन में रखी गई थी उस पर चर्चा की गई है और चर्चा के बाद अब जो है अल्पकालिक चर्चा का समय आ गया है। अल्पकालिक चर्चा के अंदर खास तौर पर दिल्ली में पानी की समस्या, जल भराव की समस्या और सीवर की समस्या और नालों की डिसिल्टिंग का काम है उस पर चर्चा की जा रही है। किस तरह से दिल्ली वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ सालों के अंदर, उस पर लगातार चर्चा की जा रही है। और अगर बजट की बात की जाए तो विकसित दिल्ली का ये बजट जो है 24 से लेकर 26 मार्च के बीच में ये पेश किया जाएगा। नई सरकार का नया बजट होगा। तो ऐसे में खास तौर पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा उससे पहले दिल्ली के अंदर लोगों के उसमें सुझाव लिए जाएंगे। उसमें चाहे वो महिलाएं हों, उसके लिए महिलाएं खास तौर पर 5 मार्च को विधानसभा आ रही हैं, वहां उनसे चर्चा की जाएगी कि क्या खास बजट में होना चाहिए। इसी के साथ ही 6 तारीख की अगर बात की जाए तो 6 मार्च को व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसी तरह युवाओं से, किसानों से और दिव्यांगों से अलग अलग स्तर पर जो है चर्चा की जाएगी, जिसके अंदर जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, उनके अलावा जो विधायक हैं, वो अलग अलग अपने स्तर पर चर्चा करेंगे और लोगों से सुझाव लेंगे कि इस बार के बजट में क्या खास होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों का ही इस बार का ये बजट होगा, विकास की राह पर चलाने की बात की जा रही है। जो सुझाव लिए जाएंगे उन्हीं सुझावों के जरिए इस बजट को इस बार तैयार किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ अब बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत में के बाद में अब कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ शमा मोहम्मद ने सीधे तौर पर रोहित शर्मा पर कमेंट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं और उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। अब ऐसे में इसी पूरे मामले को लेकर के बीजेपी अब इस सेल्फ मेड चैंपियन का अपमान बता रही है और साथ ही इसको बॉडी शेमिंग भी बता रही है। इसके साथ में ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो तुरंत ही ये पोस्ट भी डिलीट कर दी जाते हैं। एक नज़र इस वक्त इस पूरी खबर से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर डाल लेते हैं। तो जहां आपको बता दें कि रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता की तरफ से ये कमेंट किया गया और इस कमेंट के बाद में कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है ये गर्माता हुआ नजर आए। कांग्रेस ने पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद को सीधे तौर पर फटकार लगाई और फटकार के साथ ही वो जो पोस्ट किए गए थे कप्तान के खिलाफ उनको लेकर के डिलीट करने की बात कही गई। शमा मोहम्मद ने डिलीट किया सोशल मीडिया पोस्ट, जो तो पोस्ट किए गए थे सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, उन दोनों को हटा दिया गया है। टीम इंडिया के कप्तान को मोटा और खराब कप्तान बताया गया था कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से, जिसके बाद में कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस ने बेशमा मोहम्मद की जमकर आलोचनाएं की है। क्योंकि अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो लगातार रोहित शर्मा जब से कप्तान बने हैं तब से टीम इंडिया लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। एक बार ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। तो पवन खेड़ा की तरफ से ये इस वक्त पोस्ट भी किया गया जहां उन्होंने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद द्वारा क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी पर की गई टिप्पणियां पार्टी के आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। तो किस तरीके से सफाई इस वक्त कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस इस वक्त गिर रही है और बीजेपी लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। साथ ही पवन खेड़ा ने आगे लिखा कि एक्स से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दे दिया गया, भविष्य में अधिक सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ियों के योगदान को सर्वोच्च सम्मान देती है और उनकी विरासत को कम आंकने वाले
किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। तो किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर आई है, वो हमने आपको बताया। पवन खेड़ा की तरफ से ये पोस्ट इस वक्त किया गया है। See, it was just a generic tweet about a fitness of a sports person. It is not body shaming. It's about the fitness of a sports person. I always believe a sports person has to be fit. So I felt he's a bit overweight, and I just tweeted on that. And I've been attacked for no reason, you know. And when I compared him to the other captains, previous captains like Dhoni, or for that matter, Ganguly, Dravid, Tendulkar, Kapil Dev. So I put in and Virat. I put in a statement because I found him, I have the right, it's a democracy. What is wrong in saying? कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ मची हुई है कि रोहित शर्मा, इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट कैप्टन, देश की सेवा कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। इससे ये मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है कि अगर आप देश के लिए अच्छा करोगे तो कांग्रेस पार्टी को इससे चिढ़ महसूस होगी, और अगर आप देश के खिलाफ बोलोगे तो कांग्रेस पार्टी आपका महिमा मंडन करेगी। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा होने का रुख करेंगे। सुशील, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद में कांग्रेस का आलाकमान की तरफ से कहा गया है इन पोस्ट को डिलीट करने के लिए शमा मोहम्मद से, और ये पोस्ट डिलीट भी कर दी जाती है। लेकिन सवाल यही भारतीय जनता पार्टी अब उठा रही है कि कप्तान का आखिर क्यों अपमान किया गया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का ये चरित्र बन चुका है कि पहले तो कोई बवाल करे, उसके बाद उस पर लिपापोती करे, और जिस प्रकार सना मोहम्मद का यह बयान एक ट्वीट के रूप में सामने आया है, जाहिर तौर पर खिलाड़ियों का मनोबल जो है डाउन करने वाला है। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो अभी भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रही है, लगातार 3 मैच जीतकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची है, और इस वक्त पर कांग्रेस की तरफ से यह बयान आना एक खिलाड़ियों का मनोबल गिराने वाला है। बेहद निंदनीय बयान है। जिस तरीके से बॉडी शेमिंग की बात की जा रही है, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट इंडिया मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं, खिलाड़ियों को जो है युवाओं का रोल मॉडल बनाया जा रहा है ताकि फिट इंडिया के मुहिम को और आगे ले जाया जा सके, और इसके बीच में इस तरह से कांग्रेस की तरफ से बयान आना कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा मोटापे से ग्रस्त हैं, वो टीम के लिए फिट नहीं है, उनका प्रदर्शन जो है टीम के लिए सही नहीं है, जाहिर तौर पर टीम के लिए कहीं ना कहीं मनोबल गिराने वाला है। और जिस प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें रोहित शर्मा का एक बेहतरीन खेल भी सामने हमने देखा, जिस तरह से उन्होंने टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया, जिससे कि हर बार टीम को जीत मिली है। बिल्कुल, पिछले अगर कुछ समय पर हम नजर डालें तो लगातार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, और इस बार भी चैंपियनशिप में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मैच जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से हुई तीखी नोकझोंक के बाद अब कई यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं। यूरोपीय देशों की लंदन में अहम बैठक हुई, जहां सभी देशों ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाई। तो वहीं ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही देश यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध विराम की योजना पर काम करने को भी तैयार हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन की मदद करने की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन पीएम ने कहा है कि 5000 रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति के लिए 1.6 अरब पाउंड यानी कि करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर वो खर्च करेगा, जिस पर ज़ेलेंस्की ने उनका आभार भी जताया। दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ती तकरार के साथ ही यूरोप के कई प्रमुख देशों ने ज़ेलेंस्की के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोपीय लीडर्स ने समर्थन देते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही उससे पहले आपको दिखाते हैं यूक्रेन यूरोप का ये याराना। तो आपको बता दें कि यूक्रेन और यूरोप का ये याराना नजर आया, जहां यूरोप के लिए अब कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की जो है वो हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के साथ जो तीखी नोकझोंक हुई, जिसकी वीडियो हम सभी ने देखी, उसके बाद में अब कहीं ना कहीं वो हीरो बन गए हैं। यूक्रेन को 2 अरब डॉलर की मदद अब यूके की तरफ से दी जाएगी। ब्रिटेन अब 2 अरब डॉलर की मदद करेगा यूक्रेन की। हालांकि इससे पहले हम देखें तो जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी तो यही उम्मीद वहां की जा रही थी। यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें ब्रिटेन की तरफ से दी जाएंगी। इसके साथ ही यूके के नए सौदे से यूक्रेन की वायु सेना आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें
तो यूक्रेन शांति योजना का पूरा जो मसौदा है वो इस वक्त तैयार हो चुका है। जो हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ उसकी ये तस्वीर भी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही ब्रिटिश पीएम ने कोएशियल ऑफ द विलिंग की भी घोषणा सीधे तौर पर अब कर दी गई है। तो शांति योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही ये लीडर्स अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम है। यूरोप ये बात सभी लीडर्स की तरफ से भी कही गई है। इसके अलावा हम देखें तो मैक्रो की तरफ से क्या कुछ कहा गया और अलग अलग क्या कुछ बयान आए हैं इस वक्त वो आपको बता रहे हैं। कीर स्टारमर की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन के लिए हमारा अटूट समर्थन है। तो सीधे तौर पर यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए कीर स्टारमर नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें इमैनुअल मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि रूस हमलावर है, हमारा समर्थन यूक्रेन को है। तो उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो यूक्रेन को दे दिया है। इसके साथ ही पेड्रो सांचेज ज़ेलेंस्की के साथ हम लगातार खड़े हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। डिक स्कोफ की बात करें तो उन्होंने भी यूक्रेन का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ पूरा नीदरलैंड है। पोलैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शांति के लिए रूस एकमात्र रुकावट है, यानी कि रूस को ही उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया। ओलाफ शोल्स कह रहे हैं कि जर्मनी और यूरोप पर भरोसा यूक्रेन कर सकता है। तो सीधे तौर पर आखिर किस तरीके से यूरोपीय देश जो है वो अपना समर्थन इस वक्त यूक्रेन को देते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में ये याराना और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ हम देखें तो अमेरिका से कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देश जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, कहते हैं कि डूबते हुए को एक तिनके का भी सहारा काफी होता है और अब तो पूरा यूरोपीय संघ जो है वो इस वक्त यूक्रेन के साथ है। बिल्कुल कृतिका, इसकी उम्मीद थी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात हुई थी ओवल ऑफिस में और उस पर जिस तरह का हमें फॉलोआउट देखने को मिला है, फिर जिस तरह से वो सारे जो वार्तालाप थी पूरी तरह से एक तरह से तितर बितर हुई, तो वही साफ संकेत देख रहा था यूरोप के लिए एक बड़ा मौका। यूरोप और यूरोपियन यूनियन जिस तरह से इसमें कूद गए और नेटो भी साथ दे रहा है उनका, और ये साफ दिखता हुआ कि यूरोप को समझ में आ रहा था कि वो इस शांति वार्ता से बाहर है। और जिस तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो वार्तालाप हुई है उनमें एक बड़ा अच्छा एक मौका देखा एक तरह से यूरोपियन यूनियन ने। और मैं कहूँगा यूके, फ्रांस और बाकी देशों ने जिस तरह से भूमिका निभाई है, एक बार फिर यूरोप की ज़रूरत दिखती है। अगर किसी तरह की वार्ता या फिर शांति की बात होनी है या फिर सीज फायर की बात होनी है यूक्रेन और रूस के बीच, तो कहीं ना कहीं यूरोप को बाहर रखना एक तरह से गलती अब सामने दिखती हुई। और यूरोप ने कोई मौका नहीं गंवाया और यूरोप पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस वार्तालाप में वो एक बार बने रहें और उनकी कितनी अहमियत है या कितनी ज़रूरत है एक बार फिर विश्व को दिखाने की। और मैं कहूँगा ये एक अच्छा मौका, ट्रंप के पास एक अच्छा मौका था लेकिन ट्रंप ने उसे गंवाया और यूरोपीय देश उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच चलिए एक बार फिर से आप सभी को आज की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिर नेशनल पार्क पहुंचे और वहां पर जंगल सफारी का आनंद लिया।
तो आज विश्व वन्य जीव दिवस है और ऐसे में सीधे तौर पर हम देखें तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद लेते हुए नजर आए। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आज सामने आई हैं। इसी के साथ वापस रुक करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट न्यूज़ पंच का। और न्यूज़ पंच की बात करते हुए बात करेंगे अब ऑस्कर की। जी हाँ, ऑस्कर के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बार इस एकेडमी अवार्ड्स को कॉनन ओब्रायन ने होस्ट किया है। हालांकि उन्होंने पहली बार ऑस्कर होस्टिंग की कमान संभाली थी। और पूरे इवेंट की बात करें तो पूरा लॉस एंजलिस सितारों से जगमगाता हुआ आज नजर आया। और इस बार 97वां एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के खिताब के साथ अनोरा ने 5 ऑस्कर जीते हैं। इसके अलावा द ब्रूटलिस्ट ने 3 ऑस्कर पर अपना कब्जा जमाया। तो वहीं भारत की अगर हम बात करें तो इस साल किसी भी भारतीय फिल्म को नॉमिनेशन नहीं मिल पाया। हालांकि प्रियंका चोपड़ा के को प्रोडक्शन में बनी फिल्म अनुजा को बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में फाइनल नॉमिनेशन तक वो जरूर पहुंच गए। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर किस किस कैटेगरी में आज ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं। तो बेस्ट एक्टर के तौर पर अगर हम देखें तो एड्रियन ब्रॉडी को ये अवार्ड दिया गया। द ब्रूटलिस्ट के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो माइकी मेडिसन को ये अवार्ड दिया गया और फिल्म अनोरा के लिए ये अवार्ड उनको माइकी को इस वक्त आज दिया गया है ऑस्कर 2025 में। इसके साथ ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड आज दिया गया। और अनोरा की अगर हम बात करें तो बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग सहित 5 अवार्ड पर कब्जा इस बार आज अनोरा जमाती हुई नजर आई। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। श्यामा, सीधा होने का रुख करेंगे। श्यामा, अगर आज की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड की तस्वीरें बेहद ही खास और बेहतरीन तस्वीरें आज हम सभी ने देखी। क्या कुछ खास रहा, संक्षेप में बताइए। देखिए, आप पहले बता चुकी हैं, अनोरा ने आज धूम मचाया और पिछली अगर हम पाम डोर की बात करें जो कान फिल्म फेस्टिवल में होता है, वहां पर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का खिताब भी अनोरा ने लिया था। और ये बहुत कम होता है कि जिससे पाम डोर का अवार्ड मिलता है उसके बाद में ऑस्कर में इतनी धूम मचा पाती हैं। और कुछ ही ऐसी फिल्म्स होती हैं। अगर हम अनोरा की बात कर लें तो बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर को मिला हुआ है। इसके अलावा शॉन बेकर ही उसके राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन प्ले भी थे। तो ये चारों अवार्ड उन्हें मिला है। इसके अलावा फिल्म को बेस्ट एक्ट्रेस जो कि माइकी मेडिसन है उन्हें मिला है और अनोरा का लीड रोल उन्होंने निभाया है। इसके अलावा ब्रूटलिस्ट ने 3 खिताब जीता है। भारत के लिए पिछले ऑस्कर से अगर हम कंपेयर करें तो काफी निराशाजनक रहा, क्योंकि भारत को ज्यादा नॉमिनेशन भी नहीं मिला। और पिछली बार भारत के बेस्ट सॉन्ग को भी एक नाटू नाटू को भी मिला था और इसके साथ ही दी एलिफेंट विस्परर्स को भी डॉक्यूमेंट्री में मिला था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितनी भी नॉमिनेशंस थी सारी बाहर निकल गई, सिर्फ एक अनुजा को छोड़ के। लेकिन अनुजा को भी यहाँ पर अवार्ड नहीं मिल पाया। आई एम नॉट अ रोबोट इसे अवार्ड मिला है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो कंटेंट है वो डेफिनेटली बेहतर होते जा रहा है। बिल्कुल। और नए नए क्षेत्रों में जो डायरेक्टर्स पहले कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चले न्यूज़ पंच में मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।